नमस्ते। आज फिर से एक बार अशोक वानखेड़े साहब मेरे साथ साप्ताहिक बातचीत के लिए। अशोक भाई, संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नमस्कार सर। 26/11 भारत में दो वजहों से याद किया जाता है। एक तो संविधान, और फिर एक थोड़ा दुख वाला होता है जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब पे बात करने से पहले शायद कल जो हमारे मोदी जी ने अयोध्या में जाके ध्वजारोहण किया, और उसका मालूम नहीं क्या 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 पताका क्या नहीं किया, वो ठीक है। अ, मेरे उसके आपसे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि अवधेश प्रसाद जी लोकल एमपी थे, अवधेश प्रसाद जी को नहीं बुलाया गया, जबकि सरकारी, मतलब तो सरकार की वो है, उसके उसी से इतने विज्ञापन छपे, पेपर में छपे, सब सरकारी आयोजन था, सब सरकारी लोग आए गए। दो वजह से, एक तो उनका दलित होना, और दूसरा इसको लोग कह रहे हैं कि चाहे जैसा अवधेश प्रसाद जी ने कहा है कि मेरे दलित होने की वजह से नहीं आया, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ये मानता है कि इनके प्रवेश से मंदिर दूषित होगा। और दूसरा जो जो कारण लगता है कि भाजपा इसको पूरी तरह से बीजेपी का मंदिर है, क्योंकि अगर आप और लोगों को नहीं बुला रहे हैं और लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, सब बंद करके रखे हैं, तो ये तो केवल बीजेपी का मंदिर है। तो मैं शुरुआत इसी से करना चाह रहा हूं। कल जो मोदी जी जो लंबी चौड़ी जो जो बातें की है, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन अवधेश प्रसाद को नहीं बुला के उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की, और वहां पे मोहन भागवत भी थे, ये भी ध्यान रखना होगा। अशोक भाई। नमस्कार सर। और सबसे पहले संविधान की इस दिवस पर मैं सभी हमारे दर्शकों को बधाई देता हूँ। और हमें इस संविधान की बधाई को मैं देता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन हमको इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संविधान है ये बात अब हमको मानना भी होगा। क्योंकि 2014 से लेके जो संविधान की अवहेलना हो रही है, शहने शहने कई बार ऐसा लगने लगा कि संविधान समाप्त हो गया। लेकिन आज एक कृष्ण नई आशा की द्वीप अपने मन में जलाइए और ये मानिए कि इस देश में संविधान है, और यदि संविधान की अवहेलना करता है तो उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, चाहे न्यायपालिका से, चाहे विधायिका से, चाहे कार्यपालिका से। उसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो आपने सवाल किया, कई सवाल है। राम मंदिर, जब मंदिर आता है तो मुझे लगता है फिर धर्म और धर्म के ज्ञाता जो लोग हैं उनको सामने होना चाहिए। राम मंदिर में यदि प्राण प्रतिष्ठा भी होती तो शंकराचार्य को होना चाहिए, वो करे। देश का प्रधानमंत्री क्यों करे? प्रधानमंत्री ने यदि मंत्रिमंडल का डिसीजन लेकर एक नया कानून बनाकर मंदिर बनाया होता तो मैं मानता, क्रेडिट लेते। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को आदेश दिया कि एक ट्रस्ट बनाइए जो मंदिर का निर्माण करे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ट्रस्ट बना। ये बात अलग है जिसमें बहुत सारे, वो ट्रस्ट जब पीएमओ बनाएगा तो वो सब संघीय और भाजपा वालों को ही भरेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता कि वो साफ सुथरे लोग होते, उसमें भी भ्रष्टाचारी लोग घुस गए, और उसमें भी जो जमीन को कांड हो गया वो तो सबने देख ही लिया। लेकिन फिर आजकल आजकल नई सिस्टम चल रही है बीजेपी के राज में, खुद के ऊपर लगे हुए आरोप की खुद ही इंक्वायरी करके खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं। जैसे आपके मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद ही अपने केसेस सारे निरस्त कर दिए, एक लाइन में, एक झटके में, सब अपने ऊपर लगे हुए। तो ये प्राण प्रतिष्ठा से लेकर इस मंदिर लगातार विवाद में है। क्या ये राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, या आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार है? सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने की बात कही थी, फिर अब वो ट्रस्ट देखा कैसा करता है, क्या करते हैं। शंकराचार्य बार बार कह रहे थे कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई उपनिषद, कोई वेद, कोई ऐसा ये नहीं है, ग्रंथ नहीं है जो आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हो। लेकिन हुई, डंके के चोट पे हुई। फिर ये धार्मिक आयोजन नहीं है, सरकारी आयोजन था। क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके जो राम को लाए हैं उसी को ले आना है, ये नारा लगवाना था। लेकिन आपने धर्म संगत नहीं किया। जो सनातनी लोग हैं, जो धर्म और कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, उनको उनको समझ में आ गया कि ये गलत हुआ, और इसकी सजा ये मिली कि फैजाबाद यानी अयोध्या जिसमें आता है, वहां से लेकर तमाम जगह पे बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि सरकार बैसाखियों पे आ गई। ये इसीलिए हुआ। ये उन पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो जो कर्मकांड में विश्वास करते हैं। मैं कर्मकांड में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए तो एक एक तमाम, मैं वही उपनिषद का जो ऋचा है उसी के हिसाब से जाता हूं कि भगवान का आराधना करने के लिए
सिर्फ मन में शक्ति होनी चाहिए और पवित्र होने चाहिए। आप जहां खड़े हो वहां भगवान से सूर लगा सकते हो। ये मंदिर की कल्पना सिर्फ अज्ञान लोगों के लिए की गई है। ये तो राजा रवि वर्मा नहीं होता तो हमें लक्ष्मी और गणेश के फोटो भी नहीं मिलते। उन्हीं के पेंटिंग के हिसाब से फोटो चल रहे हैं। कुल मिला के पहले दिन से ये विवाद में है। उसके बाद फिर दूसरा इवेंट हुआ। क्या इवेंट भाई? तो अब मंदिर पूरा हो गया। उस मंदिर पूरा होने के बाद वो राम दरबार ऊपर हो गया फिर एक इवेंट। अब तीसरा इवेंट, मंदिर में ध्वजारोहण। ध्वज की स्थापना नहीं होती, मंदिर में कलश स्थापना होती है। और मंदिर पूर्ण होने के बाद कलश की स्थापना होती है और कलश की स्थापना के साथ ही ध्वजा लहराई जाती है। ध्वजा का आरोहण अवरोहण नहीं होता। फ्लैग होस्टिंग नहीं होता। ये तिरंगा नहीं है जो चढ़ाया जाए और फिर रात को उतारा जाए ना। ये ध्वजा जाके लगाई जाती है ऊपर। चाहे आप जगन्नाथपुरी के ध्वजा में देख लीजिए, वहां ध्वज बदलता है। ऊपर आदमी जाके ध्वज लगाता है, ध्वज चढ़ाता नहीं रस्सी से। या मथुरा के मंदिर में भी जब ध्वज दिन में 4 बार बदलता भी है तो वो ऐसा बदला जाता है, ये ऐसा नहीं हो जाता। लेकिन बताए कौन? 2014 के बाद तो जिस देश को आजादी दी है, 2014 के बाद तो नया सनातनी धर्म लिखा जा रहा है। नए वेद उपनिषद 2014 के बाद लिखे जाएंगे। नए कर्मकांड 2014 के बाद लिखे जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य नहीं है। अब आता है प्रोटोकॉल का मामला। जब इतना बड़ा वो हो रहा था तो क्या अयोध्या के सांसद का यह अधिकार नहीं था कि वो वहां जाए? अयोध्या के सांसद को ट्रस्ट ने क्यों नहीं बुलाया? क्या वो दलित होने के नाते बुलाया? और समाजवादी पार्टी से इतना आपको दुख है तो फिर समाजवादी पार्टी की जो सांसद है उसके पति को भी बुलाया आप। अमिताभ बच्चन को भी बुलाया था। उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की सांसद है। तो आपको समाजवादी से प्रॉब्लम नहीं, आपको दलित से प्रॉब्लम है। तो मैं बार बार कहता हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी पे कहता हूं, इसमें आनंद वर्धन जी के चैनल और आनंद वर्धन जी का दोष नहीं होगा यदि कोई हर्ट होता है तो। मेरा मानना है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा भले आप करो लेकिन राम जी है नहीं वहां पे। मेरे राम जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, मेरे राम जो केवट को भी धन्यवाद देते हैं, एक छोटी सी गिलहरी को भी शाबाशी देते हैं कि तूने भी कुछ तो किया मेरे लिए। गिलहरी का भी योगदान नहीं छोड़ते। मेरे राम एक धोबी के वक्तव्य को भी महत्व देते हैं। ये नहीं बोलते तू धोबी है, तेरी क्या औकात है ना। उसके भी सवाल सीता जी का जाना या धोबी का कहना नहीं है। इसके पीछे दर्शन यह है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा की निष्ठा पे जरा भी किसी ने डाउट किया तो राजा सामने आके उसका एक्सप्लेनेशन देता है। यहां रोज 700 किसान मर गए तो ये राजा कहता है मेरे लिए मरे क्या। रोज बीएलओ मर रहे हैं, रोज बीएलओ मर रहे हैं। एक बीएलओ की यहां शादी थी, उसकी शादी की परमिशन नहीं दी। शादी उसकी टूट गई, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन इन पे जू नहीं रही थी। मानो इंसान की कीमत कीड़े मकोड़े जैसे हैं। कोई और आज संविधान दिवस है, आज ये बोलने में कोई शर्म नहीं मुझे। सवाल के घेरे में सिर्फ विधायिका नहीं है, कार्यपालिका भी उतनी है और न्यायपालिका भी उतनी है। न्यायपालिका भी यदि एक पूरा मंजर खुले आंखों से देख रही है, नंगा नाच, और उसके बाद भी न्यायपालिका चुप है, तो सवाल तो वहां पे भी उठते हैं कि आप भी एक पिलर हो संविधान के, क्या आप संभाल पा रहे हो? दलितों पे जितने अत्याचार योगी सरकार में हुए उतने तो मुलायम सिंह के वो जो यादव यादव राज करके बदनाम किया जाता है ना, उतने भी नहीं हुए होंगे। जितना प्रताड़न इन ठाकुर के राज में हो रहा है, ठाकुरों के जो ठाकुरवाद सभी वादों पे भारी पड़ गया आज। सरकार के आंकड़े उठा के देखिए आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा के देख लीजिए। महिलाओं पे अत्याचार यूपी फर्स्ट, दलितों पे अत्याचार यूपी फर्स्ट। क्यों है ये? फिर राम कहां है? प्रधानमंत्री ने तो लंबा चौड़ा भाषण दिया,
कि 2014 से मैंने मेरे अंतिम व्यक्ति को भी उत्थान किया। अब मुझे पता नहीं था कि अंतिम व्यक्ति की परिभाषा में अडानी और अंबानी आते हैं, क्योंकि उत्थान तो सिर्फ उनका हुआ, उत्थान अमेरिकन डॉलर का हुआ, उत्थान अमेरिका के निर्यात करने वाले लोगों का हुआ, मरण तो मेरे यहाँ किसानों का हुआ, मरण तो यहाँ मेरे उद्योगपतियों का हुआ, जो छोटे और मंझले उद्योगपति हैं। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया, क्योंकि बोलने पे जीएसटी लगता तो मुझे लगता है देश का सारा जीएसटी एक तरफ और इस मंत्रिमंडल का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जीएसटी एक तरफ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संकल्पना के 2035 तक ऐसा कर देंगे। 2035 का छोड़ो महाराज, 2025 की बात करो। आपने देश की स्थिति क्या बना के रखी है? 2047 अब बात कर रहे हैं, 2047 बात कर रहे हैं। आप पहले वर्तमान की बात करो। और मोहन भागवत नागपुर में जाके एक बात करते हैं, अयोध्या में आके एक बात करते हैं, मोदी के सामने बैठ के एक बात करते हैं, मोदी के पीछे एक बात करते हैं। अब तो संघ का आम स्वयंसेवक भी कंफ्यूज्ड है कि मोहन भागवत चाहते क्या है। भ्रम और भय, ये दो चीजें 2014 से शने शने बढ़ते बढ़ते 2025 में पीक पे पहुंच गई हैं। लगातार भ्रम बनाए रखते हैं और लगातार भय दिखाते रहते हैं। मुसलमानों का भय, अल्पसंख्यकों का भय, घुसपैठियों का भय, सिर्फ भय। मुलायम सिंह का भय, जंगल राज का भय, इमरजेंसी का भय। जी अशोक भाई, मैं बीच में टोक रहा हूं, एक भय इनको भी सता रहा है। जो यहां पे चर्चा है, लखनऊ में जो चर्चा है बीजेपी सर्किल में, वो चर्चा ये है कि अवधेश प्रसाद को एक दूसरे कारण से नहीं बुलाया गया। वो अगर अवधेश प्रसाद यहां आ जाते तो सारा जो इंटरनेशनल मीडिया था, नेशनल की तो हिम्मत नहीं होती, वो अवधेश प्रसाद के ऊपर फोकस कर देता। और मोदी जी की स्ट्रिक्ट ये था कि नहीं नहीं, केवल मेरा ही फोकस रहेगा। अरे तो भाई एक साहब, कारण यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसलिए नहीं बुलाया। पितृतुल्य इंसान। अब तो ये तो भाई अवधेश प्रसाद तो बहुत दूर के हैं सर। अरे जो पितृतुल्य थे, जिन्होंने अपना बेटा समझ के पूरे राजनीतिक जीवन में जिसको सुरक्षा कवच पहना के बड़ा किया, उस आडवाणी जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने दिया, किसी कार्यक्रम में नहीं आने दिया, क्योंकि फोकस हो जाता। सारा मीडिया आडवाणी जी को पूछता कि सर आपने शुरुआत की थी, कैसा लग रहा है आपको? मोहन भागवत तो मजबूरी थे, बाकी कौन था मुझे बताइए? योगी आदित्यनाथ मजबूरी थे क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री है। बाकी जब राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था तब कहां थे मोदी जी? मोदी जी रथ यात्रा के इंचार्ज थे गुजरात में। जब रथ यात्रा निकली सोमनाथ से, मैं भी सोमनाथ से ही उस रथ यात्रा में पूरा गुजरात साथ में था। मैं था, साथ में मेरे प्रसून सोनवलकर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, क्योंकि हम दोनों विदर्भ के हैं, मराठी है, तो हम साथ ही एक ही कमरा शेयर करते थे। तो पूरा गुजरात रथ यात्रा में था, मैं थे। तो हमारी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठीक गाड़ियों में बाकी सब व्यवस्था हो रही कि नहीं, रथ यात्रा कहाँ रुकेगी, रैली कहाँ होगी, ये सारा लॉजिस्टिक का काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का एक पत्र आया, धन्यवाद आप रथ यात्रा कवर करने आए और गुजरात में आए, और पत्र है मेरे पास। इसके सिवा मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन था उन लोगों का जो वहां पे राम मंदिर के लिए मरे। कंट्रीब्यूशन था उन लोगों का, अडवाणी जैसा नेता का, जिसने बहुत लंबी स्ट्रेटेजी के साथ ये रथ यात्रा निकाली थी। प्रमोद महाजन के धुआंधार भाषण, और जब देखिए क्या था, मतलब कितना वेल प्लान्ड अडवाणी जी ने किया था
कि जब रथ यात्रा शुरू हुई सर आनंद जी सोमनाथ से, तो वहां की नोट स्पीकर कौन था? सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त से शुरुआत करवाई थी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। एक मैसेज देने का प्रयास किया था, मतलब सभी दूर से वेल प्लान था। अब उनमें से कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं देता, बेचारे बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले, इनका ये सारे जो लोग हैं, इनका बिल्कुल मुझे स्थिति कई बार, एक हमारे शेफ है बहुत बड़े मनोहर करके नागपुर में, उन्होंने एक रेसिपी बोलते बोलते जब बोला तो मुझे बहुत हंसी आई। वो तेज पत्ता होता है सब्जी में, उन्होंने सब्जी एक सब्जी का रेसिपी बनाई और बोले एक टिप देता हूं मैं, अब ये सब्जी पक गई है तो अब इसमें से ये तेज पत्ता निकाल के फेंक देना, इसका स्वाद आ गया है, ये खाने में मुंह में आया तो तकलीफ देता है। और आगे उन्होंने जो डायलॉग बोला, उन्होंने कहा कि इस तेज पत्ते की हालत राजनीति में सामान्य कार्यकर्ता जैसी है, सब्जी बन गई तेज पत्ता बाहर, सत्ता आ गई सामान्य कार्यकर्ता दूर, राम मंदिर की सत्ता आ गई अडवाणी जी दूर, विनय कटियार का पता नहीं, विश्व हिंदू परिषद वाले का तो नाम भी नहीं सुनाई देता आजकल। तो ये इवेंट जीवी लोग हैं। मोदी जी का यूएसपी सिर्फ इवेंट है और ये देश इवेंट जीवी है सर। मतलब मैं इसको जब स्टडी करता हूं तो आप देख लीजिए, ये जो सांप नेवले की लड़ाई करने वाला जो शो होता है, वो चौराहे पे खड़ा होता है और मजमा लगा देता है। आज तक मैंने कभी सांप और नेवले की लड़ाई किसी भी उसमें करते हुए नहीं देखी। वो एक नेवला घूमते रहता है, एक सांप पेटारे में से बीच बीच में निकालेगा वो और लड़ाई करता रहेगा। आधे घंटे तक 40 मिनट तक लोग इंतजार करते हैं और एंड में वो पैसा इकट्ठा करके सांप को अंदर डाल के नेवले को अंदर डाल के निकल जाता है। उसको पता है जिस दिन सांप और नेवले की लड़ाई करवाएगा वो सांप मर जाएगा या नेवला मर जाएगा, वो काय को अपना नुकसान करवाएगा। तो जो सांप नेवला कभी नहीं लड़वाता, फिर भी उसकी लड़ाई देखने के लिए आज भी हजार सैकड़ों की तादाद में लोग अपना काम धंधा छोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये देश डमरू के पीछे इकट्ठा होता है और मोदी जी ये समझ गए, इसलिए उन्होंने गुजरात से लेके दिल्ली तक सिवाय डमरू के कुछ नहीं बजाया। कभी कोई कॉरिडोर बना दिया, कभी कुछ क्या कर दिया, कभी निवेश करवा दिया, एकदम वाइब्रेंट गुजरात। जितने एमओयू साइन होते थे उसके 10% इन्वेस्टमेंट में नहीं आता था। ये सब इवेंट, और पूरे देश में एक प्रोजेक्शन किया कि भाई मोदी जैसा आदमी नहीं है। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि नवरात्र के दिन इस देश की 200 महिला पत्रकारों को इकट्ठा किया उन्होंने, लिटरली तमिलनाडु से लेकर सब दूर, और 4 दिन गुजरात में उनको रखा बढ़िया होस्ट बनके। उनके लिए बाकायदा घाघरा चोली सिलवाई गई, उनसे गरबा खिलवाया गया और 200 महिला पत्रकार अभिभूत हुई कि मोदी जी कितना अच्छा काम करते हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं इनको। जबकि उसी गुजरात में दलितों के साथ क्या हो रहा था उसी समय कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट किया। वो हर जगह इवेंट करते हैं। अब ये ध्वजारोहण का भी एक इवेंट था। अब ये ध्वज जब फटेगा और नया लगेगा उसमें भी एक इवेंट होगा। जी जी। अब अशोक भाई एक चीज और जरा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो वेस्ट बंगाल, केरल, इन सब जगह की एसआईआर की पिटीशन फाइल हुई है, उस पर सुनवाई के दौरान मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली बेंच थी, ये कहा गया कि अगर हम इसमें कुछ ऐसा महसूस करेंगे जरूरत, आप लोग बात कर लें, तो हम इसको पोस्टपोन भी कर देंगे। अब आशा फिर जगती है, क्योंकि बिहार में भी कहा था कि अगर इसमें कुछ गलत भी होगा तो हम उसके बाद भी खत्म कर देंगे। वो गलती तो है ही, सबके सामने है, लेकिन उसको देख के मक्खी निकल गए हैं। नहीं, ये लेकिन फिर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी बेंच, मैं सूर्यकांत जी को सबसे पहले बधाई भी देता हूं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, और हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दर्शकों की तरफ से भी विनती करता हूं,
पब्लिक इंडिया की तरफ से विनती करता हूं कि बस आप संविधान की इज्जत रखिए, बाकी सब न्याय होता रहेगा। बस संविधान को सामने रखें। अब उनका ये कहना, क्योंकि अभी वो चीफ जस्टिस अब बने हैं, इसके पहले भी तो जस्टिस थे ही, नंबर 2 पोजीशन पे थे। और ये एसआईआर की लगातार वो हियरिंग कर रहे थे, बिहार की भी हियरिंग कर रहे थे, सबदूर हियरिंग कर रहे थे। जिस हिसाब से उन्होंने एसआईआर बिहार में होने दी, जिस हिसाब से एसआईआर के चलते 202 में से 128 सीटों पे इम्पैक्ट हुआ, एनडीए गठबंधन जीतने में मददगार साबित हुआ। ये सारा स्टैटिस्टिक्स सामने होते हुए भी यदि आप ये कहते हैं कि हमारे सामने, आप कब समझेंगे सर? इतने बीएलओ की जाने जा रही है तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। कुत्ते बड़ा इश्यू हो जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इंसान की कीमत कुत्तों से भी कम हो गई। आवारा कुत्ते पे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन बीएलओ इतने मर रहे हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एजिटेशन हो रहा है, बंगाल में एजिटेशन हो रहा है, केरल में एजिटेशन हो रहा है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। सरकारी नौकरी बड़े मुश्किल से मिलती है, वो सरकारी नौकरी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है आत्महत्या करने के बजाय नौकरी छोड़ना अच्छा है। जी लेंगे तो कुछ कई काम करके 2 टाइम की रोटी खा लेंगे। 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, ज्ञानेश कुमार की बेटी ही कर रही है। क्या सर्वोच्च न्यायालय को दिखता नहीं है? मुझे हमेशा लगता है कि न्यायपालिका को एक मानवीय दृष्टिकोण हमेशा देखना चाहिए। संविधान अपने जगह पे, कानून अपने जगह पे, कानून की व्याख्या ही तो करते हैं आप। तो ये संविधान यदि इस देश के लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है तो ये लोगों के लिए है, और यदि लोगों के लिए संविधान है तो फिर उसको आपको, जब आप डिफाइन करते हैं कानून को, तो आपको सबसे पहले इस देश के आवाम को आगे रखना होगा। इतने भारी तादाद में यदि लोग मर रहे हैं, एक एक कहानियां अखबार में छप रही है, क्यों नहीं आपका ख्याल जाता? चुनाव आयोग एक बार आपको एफिडेविट दे देगा, सब ठीक है, और आप उस एफिडेविट को मान लोगे, और सारी सिविल सोसाइटी, सारे लोग, सोशल मीडिया सारा परोस रहे हैं आपके पास सारे सबूतों के साथ, उसकी आप अनदेखी करते हैं। तो फिर न्यायपालिका के आंख पे पट्टी अभी भी बंधी है क्या? जो उतार दी थी तो मुझे तो कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं देता। अभी गवई साहब का एक चैनल पे इंटरव्यू आया गवर्नर के, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि संविधान में मैं शब्द नहीं जोड़ सकता। संविधान में शब्द जोड़ने के लिए किसने कहा था आपको? संविधान को लागू करने के लिए कहा गया था। क्या संविधान में इलेक्टेड सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार अपना बिल पास कर सकता है या नहीं कर सकता है? और यदि बिल जो पास करता है वो यदि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी आ सकता है और आप उस बिल को स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसा एक बिल आया था कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, आपने उसको बिल को खत्म कर दिया और कोलिजियम कंटिन्यू रखा, क्योंकि आपको लगा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का लग रहा है। जब आप पे आती है तो आप बिल किल कर सकते हैं। कर देते तमिलनाडु के बिल पास, आ जाता कोर्ट में, कोई भी केंद्र सरकार आ जाती कि तमिलनाडु ने क्या बिल पास कर दिया, ये संविधान के खिलाफ है, आप बिल कैंसिल कर देते। वो ताकत थी आपके पास। लेकिन ये कौन सा आपने परमिशन दे दिया कि गवर्नर बिल पे बैठा रहेगा और ग्रे एरिया छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा देर होगी तो हम कहेंगे, ज्यादा देर किसको कहेंगे आप? बेला त्रिवेदी जैसी यदि जज बनी तो वो ये भी कह सकती है कि 5 साल की सरकार है, अभी 4.5 साल ही तो हुए, अभी 6 महीने बाकी है आपके, 6 महीने में डिसाइड कर लेंगे हम। महाराष्ट्र की इलीगल सरकार 2.5 साल तक शिंदे की रही,
सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गैर कानूनी सरकार बोला, उसके बाद यदि उस सरकार को रहने दिया, ये सबसे बड़ा संविधान का फेलियर है, न्यायपालिका का फेलियर है। इसलिए ये सिर्फ जो आशा रखते हैं, आनंद जी आप आशा रखते हो, मैं आशा रखता हूं, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम सूर्यकांत जी की उस शब्दों को भी एक मशाल समझ के हाथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन मुझे उस मशाल में ज्यादा तेल नहीं दिखता, ज्यादा टिकने वाली, बुझने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि ऐसे कई बार हमने देखा, न्यायपालिका का बेसिक सिद्धांत है न्याय होना से मतलब नहीं है, वो न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, वही नहीं दिखाई देता है। चाहे पेगासस में नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड में नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे एनवायरमेंट के केसेस में दिखाई नहीं दे रहा है, ना राज्यपाल की इस केसेस में दिखाई दे रहा है। तो हर डिपार्टमेंट यदि ईटीसी करने पे लगा है, तो फिर संविधान दिवस है आज। आज ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि संविधान बचाने के लिए एक दूसरी लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, कि संविधान का कस्टोडियन ही संविधान के ऊपर दुर्लक्ष्य कर रहा है। गवई जी को किसी ने नहीं कहा था कि आप शब्द जोड़े उसमें, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश के राजनीति में इतना ओछापन आएगा, इतने नीचे गिर जाएगी राजनीति कि राज्यपाल बिल पे सालों बैठा रहेगा। यदि अंबेडकर जी को पता होता कि इतने घटिया लोग राजनीति में आएंगे, तो शायद वो 1 महीने का भी टाइम नहीं देते, बोलते थे 15 दिन में, 15 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते। क्योंकि जब बिल पास होता है तो बिल पे चर्चा होती है, बिल का ड्राफ्ट घूमता है, राज्यपाल जब बैठा रहता है राजधानी में किसी राज्य के, वो अखबार भी पढ़ता है, वो बात न्यूज भी देखता है, वो देखता है ये बिल क्या है, बिल पे विधानसभा में चर्चा क्या हुई वो देखता है, और वो देखना भी नहीं चाहिए। यदि वो नहीं देखता है तो फिर राज्यपाल किस लिए बैठता है? सिर्फ वो पीछे एक मिलिट्री वाला खड़ा करने के लिए, वो और हिज हाइनेस कहलवाने के लिए, और सायरन लगा के घूमने के लिए राज्यपाल बैठते हैं क्या? राज्यपाल को देखना चाहिए विपक्ष क्या कहता है, पक्ष क्या कहता है, मीडिया का टोन क्या है, समाज क्या कहता है इसके ऊपर। और जब बिल आता है तब तक तो राज्यपाल के सामने पूरा बिल का पोस्टमार्टम रहता है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा आपको हाँ या ना कहने में, या ऊपर भेजने में? आप राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे, आप वापस नहीं कर रहे हैं, आप पास भी नहीं कर रहे हैं, आप 2 साल तक बैठे उसके ऊपर। मैं अशोक भाई बीच में रोके, मैं आप अंतिम सवाल के समय खत्म है, और आपसे जरा महाराष्ट्र का एक बहुत ब्रीफली 1-2 मिनट में बता दीजिए, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडीज, उस पर कितने फैक्शन हो जाएंगे? मतलब इंडिया गठबंधन के 2, एनडीए के 2, कि 4, कि 6, कि 1, कि क्या, कुछ समझ में आ रहा है? जिलेवार जितनी पंचायत, जितनी जिला पंचायत, जितने जगह चुनाव हो रहा है, हर चुनाव में अलग जुगाड़ है। कहीं बीजेपी शरद पवार लड़ रही है साथ में, कहीं बीजेपी अजित पवार लड़ रही है, कहीं बीजेपी अजित पवार कांग्रेस इकट्ठा होकर शिंदे को निपटा रहे हैं, कई बार शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर किसी को निपटा रहे हैं, अजित पवार उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर शिंदे को निपटा रहे हैं। ये चुनाव एक दूसरे का निपटारा है। एनडीए गठबंधन में, जिसको महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, सब एक दूसरे के खिलाफ। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या उदाहरण दूं? एक बड़े हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट था विधानसभा में, गाड़गे वर्सेस मुशरीफ। मुशरीफ वो नेता थे कद्दावार, जिनके ऊपर ईडी का केस था, और वो फिर अजित पवार के साथ चले गए शरद जी को छोड़ के। शरद जी ने गाड़गे को चुनाव लड़वाया, जो एक राजवंश परिवार से आते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, उसमें मुशरीफ जीत गए, क्योंकि वो चुनाव, वो क्या आपको मतदाता सूची का लफड़ा था। अब स्थानीय निकाय में दोनों साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अजित पवार के मुशरीफ और गाड़गे शरद पवार के। अजित पवार खुलेआम धमका रहे मतदाताओं को, यदि मेरे उम्मीदवार यहां जीते नहीं तो इतना याद रखना, 1 पैसा नहीं दूंगा कॉर्पोरेशन को। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास वोट है। हाँ, वो कह रहे हैं हंगामा हो वोट गया। नहीं।
और हमारे फडणवीस उसमें लिपापोती कर रहे हैं। चुनाव के टाइम पे ऐसे बोला जाता है, लेकिन सबका विकास साथ में होगा। सिर्फ एक आदमी ने सही जवाब दिया अजित पवार को, वो चंद्रकांत दादा पाटिल। उन्हें एक ही लाइन बोली, उन्हें कहा तिजोरी की चाबी किसी के पास भी हो, तिजोरी के मालिक हम हैं। हम तिजोरी यूं ही खोलने और यूं ही बंद करने नहीं देंगे, सबका विकास होगा। जी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बोले, चुनाव के टाइम पे ऐसा बोला जाता है। प्रधानमंत्री भी बोल के आए थे 6,000 रुपए देंगे। देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे थे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक नाथ शिंदे भी बोल रहे थे 2,100 रुपए देंगे महिलाओं को। कोई प्रॉमिस किसी ने, तीनों ने गायब हो गए, चुनावी जुमले साबित हो गए। चलिए अशोक भाई, बहुत तो बहुत महाराष्ट्र शुक्रिया। में ये जो संयुक्त महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को संयुक्त महाराष्ट्र कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जन्म जो है वो मुंबई प्रांत हुआ करता था, एक मुंबई स्टेट। उसमें पश्चिम महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था। गुजरात अलग हो गया तो मुंबई स्टेट के साथ निजाम से मराठवाड़ा आ गया, सीपी बेरार से विदर्भ आ गया और खानदेश आ गया, और ये संयुक्त महाराष्ट्र हो गया। तो अभी हमारे यहाँ हर नगर पालिका में, हर महानगर पालिका में, हर स्थानीय निकाय में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां संयुक्त चुनाव हो रहे हैं। अब उस संयुक्त में कौन कौन युक्त है, इसके पूछो मत, क्योंकि उसके लिए मुझे कम से कम 24 घंटे का शो करना पड़ेगा, एक एक जगह पे कौन किसके साथ, क्या कैसे के साथ, और वो भी मुझे कागज लेके बैठना पड़ेगा। इतना मेरे में भी नहीं है महात्मा कि कौन क्योंकि कहते रोहन हैं अच्छा उसमें कि 2 कोस पे भाषा बदलती है, हमारे यहाँ 2 कोस पे गठबंधन बदल रहे हैं। नहीं, और उसमें एक और एंगल आ गया, राज ठाकरे साहब अपने एमएनएस भी अब घुसा दिए, अब वो तो और मालूम नहीं हाँ, क्या। बस वो भेल बनी हुई है, सब कुछ होने के बाद नींबू भी था, नींबू भी निचोड़ दिया, चल हो गया सब। ठीक है अशोक भाई, थैंक सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।